पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोगों ने देखा, लेकिन हम लोगों ने अब तक उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स नहीं देखे। तो चलो आ जाओ, हम लोग पैरेललोग्राम के और कुछ बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं आज। तो ये पहला प्रॉब्लम तुमको दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है ये प्रॉब्लम? अ पर्सन रन्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर, ऐसा बोल रहा है। इफ ही कंप्लीट्स हाफ ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल इसका मतलब कैसे आया गया वो कि यहां से ए पॉइंट से लेके वो बी पॉइंट पे हाफ ऑफ द सर्कल पे गया, करेक्ट। और अगर किसी भी मोमेंट पे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अगर तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो उस जगह पे इमीडिएटली स्क्रीन को पॉज करें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, करेक्ट। तो चलो आ जाओ। तो हाफ सर्कल उसने कंप्लीट किया है और हमें प्रॉब्लम में बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड हाउ फार द पर्सन रैन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, हाउ फार द पर्सन रैन। वो आदमी कितना भागा, कितना भागा इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस दिया गया है। और हमें और क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट कितनी। सो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका इनिशियल पॉइंट भी होगा और उसका फाइनल पॉइंट भी होगा। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर, ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे, आई फॉर इनिशियल, और यहां से वो यहां तक गया, दिस इज एफ फॉर फाइनल, और इसको हम लोग कंसिडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट। एंड एग्जैक्टली आधा घूमा है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट सेंटर में से जाएगी। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो हमें डायमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बोला है। तो सर्कल का डायमीटर कितना होगा, 2 टाइम्स आर रेडियस, तो हमें 2 टाइम्स रेडियस दी गई है 5, तो इसका मतलब हमारे पास 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया। अगर ये पर्सन पूरा सर्कल कंप्लीट करता तो हाँ डिस्टेंस कितना कवर करता, 2 पाई आर, लेकिन उसने आधा ही सर्कल कंप्लीट किया है। आधा सर्कल इसका मतलब पाई आर। अब पाई वैसा का वैसा रहेगा और हमें ये वैल्यू पता है 5, तो उसका आ जाएगा 5 पाई मीटर। यहां पे ऊपर देखो वो 5 पाई में पाई थोड़ा छोटा प्रिंट हुआ है इधर, क्लियर, लेकिन उसको देख के प्रॉपर्ली मार्क करना। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 10। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड एंड व्हाट हाउ मच इज द पर्सन रैन, 5। तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए, या उसमें अगर देखो तो उसमें दिया गया है 1, तो 1 हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ कार मेक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 200 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा बोला है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम निकालनी पड़ेगी और उसमें हमको डायरेक्शंस दिखानी पड़ेगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा नॉर्थ, ये आ जाएगा साउथ, ये आ जाएगा ईस्ट, ये आ जाएगा वेस्ट, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो ये पता चला। अच्छा अब आगे, तो ये जो कार है ये कार डिस्प्लेसमेंट करती है 2 बार। सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट करती है 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो हम लोग ये स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं और यहां से ईस्ट मतलब ईस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर हमें जाना पड़ेगा, 100 मीटर। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो दूसरी बार डिस्प्लेसमेंट करती है, प्रॉब्लम में ऐसे दिया है। अब दूसरी बार कितना डिस्प्लेसमेंट करती है, तो 200 मीटर। एंड 200 मीटर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो उसका मतलब ऊपर 200 मीटर, ये ऐसे, दिस इज 200 मीटर। तो अब हमें क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, है ना। तो इसका मतलब पहले ये पर्सन यहां से यहां पे गया और बाद में ये पर्सन यहां से यहां पे गया, तो इसको मैं यहां पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऐसे, बराबर। तो यहां पे इसको हम लोग पहला वेक्टर मान सकते हैं, तो इसको हम लोग मानेंगे पी वेक्टर, पहला वेक्टर पी वेक्टर, और इसको हम लोग क्यू वेक्टर मान सकते हैं। सो क्यू वेक्टर, इन दोनों में बीच में एंगल 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये ईस्ट और ये नॉर्थ, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और ये ऐसा हम लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, बराबर। तो पैरेललोग्राम अगर हम लोगों ने कंप्लीट किया तो ये हमारे पास आएगा इसका रिजल्टेंट आर। तो पी वेक्टर
एंड Q वेक्टर। इन दोनों वेक्टर में एंगल कितना है मेरे पास 90, और 90 डिग्री एंगल की केस मैंने ली थी जिसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, डायरेक्ट पाइथागोरस यूज करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहां पे 90 डिग्री तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों में से 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 100 मीटर। दिस विल बी आवर वैल्यू, है ना। तो इसका आंसर तुम लोग लिख सकते हैं 5 का अगर तुम लोग देखो तो 2.23 अप्रोक्सीमेटली है, 2.23 इंटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली कुछ 223 मीटर्स ऐसा पॉइंट में आगे कुछ तो आएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, P के साथ मतलब ईस्ट के साथ हम लोग एंगल कैलकुलेट करेंगे, बराबर, और इस एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे अल्फा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सर हमें कैलकुलेट करना है tan ऑफ अल्फा। चलिए आइए, tan ऑफ अल्फा, हम लोगों ने अल्फा ये एंगल किसके साथ कंसीडर किया है, P के साथ, लेकिन P वेक्टर किसके डायरेक्शन में है, ईस्ट के। तो इसका मतलब रिजल्टेंट ने ईस्ट के साथ कितना एंगल किया वो हम लोगों ने कंसीडर किया है अल्फा। तो tan ऑफ अल्फा आ जाओ, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, सो 200 डिवाइडेड बाय 100 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा 2, दैट इज tan ऑफ अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी tan इनवर्स ऑफ 2। ये ईस्ट के साथ किया हुआ एंगल है लेकिन किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स नॉर्थ। ईस्ट के साथ एंगल लेकिन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, इसको कैसे बोलेंगे, है ना, हम लोग कैसे लिखेंगे, ईस्ट के साथ नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ 2, और क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में। क्लियर। तो तुम्हारा आंसर ये रहेगा। इसके आगे कुछ तो पॉइंट में दिया है 223.7 ऐसा कुछ तो दिया है प्रॉब्लम में, और यहां पे ये, तो ये हो गई डायरेक्शन और ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों से तुम लोग फाइनल आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। तो क्या बोला है, ऊपर तुम लोग पढ़ सकते हो, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड P इज थीटा। क्या बोला है दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका P और इसका P, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बोला है, बराबर। चलो ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो उन्होंने क्या बोला है कि दोनों को इक्वल मैग्नीट्यूड में कंसीडर किया है, तो उसका मैग्नीट्यूड पूछा है तुम्हें, तो इनका जो भी रिजल्टेंट आने वाला है इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बोलो बोला है। और ये केस मैंने स्पेशली ली थी, तो तुम लोग डायरेक्टली पॉज कर सकते हो स्क्रीन को, और ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही होना चाहिए, मैंने ये फॉर्मूला पूरा का पूरा तुम्हें डिराइव करके भी बताया था। तो आंसर आएगा 2p cos ऑफ थीटा बाय 2। क्लियर, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम ऊपर दिख रहा है, प्रॉब्लम नंबर 6 नंबर का प्रॉब्लम, बढ़िया प्रॉब्लम है, पढ़ो इसको। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P and Q इज इन द रेशियो 3:1। तो इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है इसमें, एक बोला गया है मैक्सिमम, है ना, एंड दूसरा बोला गया है मिनिमम। ये दो वर्ड बोले गए हैं, मैक्सिमम एक और मिनिमम एक। हाँ, और क्या बोला गया है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, P वेक्टर और Q वेक्टर। ये दोनों वेक्टर्स मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे। तो थोड़ा सोचो, दो वेक्टर्स कब मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे, जब वो सेम डायरेक्शन में। तो इसका मतलब उनका रिजल्टेंट P प्लस Q आना चाहिए अगर वो सेम डायरेक्शन में है। तो मैक्सिमम का मतलब बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, दे विल प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ P प्लस Q। एंड मिनिमम कब प्रोड्यूस होगा, P
और Q एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो P माइनस Q। तो यहां पे मैंने P वेक्टर बड़ा वेक्टर माना है, मैंने P बड़ा है ऐसा माना है, ठीक है ना। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों का रेशो दिया हुआ है। तो दो वेक्टर्स मैक्सिमम कब प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और मिनिमम कब प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो दोनों अपोजिट हो, बराबर है ना। तो चलो आ जाओ। तो यहां पे हमें रेशो दिया गया है मैक्सिमम P प्लस क्यू, मिनिमम P माइनस क्यू इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बोल के एक प्रोसीजर है मैथमेटिक्स में, तुम लोगों ने 10th में किया भी होगा। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो गपचुप मल्टीप्लाई कर लेना। P प्लस क्यू, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, यहां पे 3P माइनस 3Q, खत्म। इसको इधर ले लेना तो ये हो जाएगा 4Q इक्वल टू 2P। तो भाई साहब P की वैल्यू आ जाएगी 2Q, खत्म बात। इसमें हम लोगों ने P वेक्टर बड़ा वेक्टर कंसिडर किया है, तो P की वैल्यू कितनी आई, 2 टाइम्स Q। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सेकंड है। तो तुम लोग उस सेकंड ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस। उसमें ध्यान देने लायक वर्ड कौन सा है, इक्वल। किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें लगा कि तुम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो कोई इशू नहीं, तुम लोग सबसे पहले स्क्रीन को पॉज करो और उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने एक्चुअली इसका आगे का भी लेक्चर बनाया था कल, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पैरेललोग्राम पे और थोड़ी सी प्रैक्टिस लेनी जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं एमसीक्यू सॉल्व करके नहीं बताऊंगा तब तक तुम लोग तो घर पे करने नहीं वाले। इसलिए इस एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है वो मेरे साथ तुम्हें सीखना है, ठीक। चलो, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, मैं कैसे रुका देखो, इक्वल फोर्सेस। तो दो फोर्सेस मेरे पास हैं, दोनों इक्वल हैं, मुझे पता नहीं उनके बीच में एंगल कितना है, लेकिन मुझे पता है कि दोनों के दोनों इक्वल हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है, और हमको रिजल्टेंट दिया गया है। तो कितना बोला है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट कितना बोला है बोलो, 141.4 न्यूटन, ठीक है। अब प्रॉब्लम करते वक्त तुम्हें ये वैल्यू हमेशा लगने वाली है, √2 की वैल्यू आती है 1.414 और √3 की वैल्यू जो होती है वो 1.372 ऐसे होती है। तो यहां पे अगर प्रॉपरली देखो तुम लोग तो इसको √2 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो R की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो 100 इंटू √2 न्यूटन ऐसे में लिख सकता हूं, है ना, लॉजिक। देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करो 1.414 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यही आंसर आएगा। तो रिजल्टेंट इक्वल टू कितना कंसीडर किया, 100 √2। अब क्या बोला गया है, व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, इसका मतलब हमें इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, 90, टेंशन ना ले, इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है, कोई इशू नहीं। तो इसका मतलब ये जो दो फोर्सेस हैं, ये दो फोर्सेस, एक F है और एक F है, ये जब परपेंडिकुलर थे एक दूसरे को तब ये रिजल्टेंट प्रोड्यूस करते थे, लेकिन फोर्सेस तो इक्वल है। और अगर फोर्सेस या कोई भी दो वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो हमारे पास R का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, 2F cos ऑफ थीटा बाय, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट यूज कर सकते, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 100 √2, बराबर। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन थीटा की वैल्यू हमें दी गई है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यहां पे थीटा की वैल्यू 90 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2F cos 90 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 100 √2। तो cos 90 बाय 2 मतलब 45, cos 45 मतलब 1 बाय √2। तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2F इंटू 1 बाय √2 दैट इज इक्वल टू 100 इंटू √2। तो ये सब कट जाएगा और F की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आएगी 100 न्यूटन। ये एक फोर्स की वैल्यू आई, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यहां पे खत्म नहीं हुआ। When they are inclined at an angle 120 डिग्री, ऐसा आगे पूछा है उन्होंने,
कि दो फोर्सेस थे, दो फोर्सेस में एंगल जब 90 था तब उनका रिजल्टेंट इतना था, तो फोर्स कितना था 100 न्यूटन का। अब अगर ये दो फोर्सेस 120 एंगल करेंगे, कितना एंगल करेंगे 120, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा। तो ये 120 की केस तो मैंने ली थी, लेकिन मैं फिर भी यहां पे बताऊंगा R इक्वल टू वही फॉर्मूला 2F cos ऑफ 120 डिवाइडेड बाय 2। अब सिर्फ हम लोगों ने उन दोनों के बीच में एंगल बदल दिया है। एंगल बदलने की वजह से यहां पे 120/2 मतलब 60, cos 60 का वैल्यू 1/2 आएगा, तो 1/2 यहां पे रख दो, ये कैंसिल होगा, इसका मतलब रिजल्टेंट का आंसर 100 न्यूटन आएगा। तो फोर्स की वैल्यू आई 100, और अगर ये दोनों फोर्सेस 120 डिग्री एंगल पे जाएंगे तो 120 डिग्री एंगल पे जाने के बाद उन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, तो 100 न्यूटन। यहां पे मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज कर पाया, इसके बारे में सोचो। क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते। अगर थोड़ा भी अलग होता तो फॉर्मूला मैं यूज नहीं करता, मैं वो फॉर्मूला यूज करता स्क्वायर रूट ऑफ लंबा वाला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। समझा? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आगे आने वाला सवाल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड है मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग सॉल्व करने को जाओ तो वो कॉम्प्लिकेटेड है। क्या बात कर रहे हो सर, इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूं। क्वेश्चन पढ़ो। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू डिफर बाय 1। मतलब क्या बोला है, पी को अगर हम लोग बड़ा माने, है ना, पी को हम लोग मानेंगे बड़ा, क्यू को मानेंगे छोटा, बराबर है ना। तो हम लोग कंसिडर करेंगे पी बड़ा है क्यू से, तो हमें प्रॉब्लम में दिया है p माइनस क्यू इक्वल टू 1, बराबर। और रिजल्टेंट जो है, मतलब हमारा जो भी रिजल्टेंट रहेगा r, वो p के साथ कितना एंगल कर रहा है, तो उन्होंने बोला है tan इनवर्स ऑफ 3/4 इतना एंगल करता है बोला है ना। tan इनवर्स ऑफ 3/4 ऐसा एंगल करता है बोला p के साथ। तो हम लोग tan अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि tan को इधर लो तो tan अल्फा हो जाएगा, tan इनवर्स है ना, इधर ले लो तो ये आ जाएगा 3/4। लेकिन ये एंगल किसके साथ किया है, P के साथ किया है। तो मैंने पहले ही बोला था कि जिसके साथ एंगल किया भाई साहब उसको बाजू में लो। तो P के साथ एंगल किया है ना, P को बाजू में लो। देखो, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले तुमको स्क्रीन को पॉज करना जरूरी है, नहीं तो तुमको ऐसे लगेगा कि क्या सॉल्व करते जा रहा है भगवान जाने। तुमको पॉज करके स्क्रीन को उसके बारे में सोचना है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ प्रॉब्लम को पढ़ रहा हूं। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q डिफर बाय 1। इसका मतलब उन दोनों के मैग्नीट्यूड 1 से डिफर करते हैं, बराबर। P एंड Q डिफर बाय 1, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड 1 से डिफर करते हैं, ये पहला इक्वेशन मिला। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, इन दोनों के रिजल्टेंट, तो अगर यहां पे मेरे पास P और Q ऐसा दो वेक्टर्स अगर हैं, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड P के साथ कितना एंगल करता है, tan इनवर्स ऑफ 3/4। फिजिक्स का एमसीक्यू है, बायो का एमसीक्यू नहीं है, केमिस्ट्री का एमसीक्यू नहीं है, पढ़ा के डायरेक्ट टिक कर दिया, नहीं नहीं नहीं, लॉजिक देखना पड़ेगा इसमें। tan इनवर्स ऑफ 3/4 अल्फा, बराबर। तो चलो tan अल्फा इक्वल टू 3/4। अब देखो ये किसके साथ एंगल किया है, P के साथ एंगल किया ना, P के साथ। तो चलो जिसके साथ एंगल किया हम लोगों ने उसको बाजू में लिया, प्लस यहां पे हम लोग लिखेंगे Q साइन थीटा, यहां पे हम लोग लिखेंगे Q कॉस थीटा, है कि नहीं। तो चलो आ जाओ, 3/4 इक्वल टू, अब यहां पे Q की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहां से, तो Q की वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो, देयरफॉर कितनी आएगी, P-1 है कि नहीं। तो यहां पे रखो P-1 साइन थीटा, बराबर। आगे P प्लस इन ब्रैकेट P-1 कॉस थीटा, बराबर है। और ये इक्वेशन 2 मिला, ये इक्वेशन 1 मिला। अब अगर तुम लोग इस इक्वेशन को केयरफुली देखो तो यहां पे ये P अननोन है, हमें कैलकुलेट करना है P, यहां पे थीटा भी अननोन है, हमें कैलकुलेट करना है। तो एक इक्वेशन में दो अननोन्स है, बराबर। तो इसको रेशो मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, और यहां पे इस साइन थीटा को हमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा। हालांकि ये कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा, एंड अल्टीमेटली कुछ ना कुछ अजम्पशन करके ही तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा।
तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है, जो ऊपर डिस्प्ले हो रहा है वो क्वेश्चन, ये डायरेक्टली अगर तुम लोग सॉल्व करने को जाओ ना एग्जाम में, 1 मिनट में सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर तुम लोग लॉजिक लगाओ तो आराम से सॉल्व होता है। सर क्या लॉजिक लगाए है कि नहीं? तुम लोगों ने इसकी वैल्यू देखी क्या, tan ऑफ अल्फा की? tan ऑफ अल्फा की वैल्यू देखी ना, 3/4। तो tan अल्फा मतलब क्या होता है मुझे बताओ वाला। सर tan अल्फा मतलब सिंपल है सर, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। वेरी गुड, है कि नहीं? मस्त। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये शॉर्टकट है। ऐसा अगर सॉल्व करने को जाओ ना तो जन्म जन्म बीत जाएंगे, लेकिन सॉल्व नहीं होगा। जन्म जन्म यही बोलता रहना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन यहां पे अगर तुम लोग देखो तो अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो अगर मैं अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड यहां पे लिख लूं, तो यहां पे अपोजिट साइड 3 है, एडजेसेंट साइड 4 है कि नहीं? और मेरे पास यहां पे रिजल्टेंट तो 5 आना चाहिए। अरे बराबर है ना? अब ये रिजल्टेंट तो 5 आएगा, लेकिन ये रिजल्टेंट 5 कब आएगा? और यहां पे tan अल्फा हम लोग कब यूज कर सकते हैं? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो तो यहां पे 90 डिग्री होना चाहिए ना, तभी ये 37 आएगा ना। अरे, और अगर यहां पे 90 डिग्री है तो क्या इसको पैरेलल में यहां पे लाइन निकाल सकता हूं? और इसको पैरेलल अगर मैंने यहां पे लाइन निकाली तो यहां पे भी मेरे पास 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 3, खत्म। और अगर तुम लोग चेक करो तो P और Q एक से डिफर भी करते हैं। इसका मतलब ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ इन्हीं वैल्यूज के लिए बना है, 3, 4 और 5, बाकी दूसरी वैल्यूज के लिए नहीं बना है। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द कंप्लीट प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द लॉजिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसको और जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए, तो ट्रायंगल बना के तुम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे tan अल्फा हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 3/4, इसका मतलब 90 डिग्री वहां पे होना ही चाहिए। और अगर 90 डिग्री यहां पे है तो 3, 4 और 5 यही ट्रिपलेट होना चाहिए, दूसरा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब P और Q में एंगल कितना होना चाहिए? 90, और 90 डिग्री तुम्हारा आंसर है। क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर इस नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 2P एंड रूट, है ना? तो इसका मतलब हमारे पास ये दो फोर्सेस दिए गए हैं, 2P एंड रूट 2P। ये दो फोर्सेस दिए गए हैं, इनका रिजल्टेंट हमें दिया गया है। कितना रिजल्टेंट दिया गया है? तो यहां पे अगर तुम लोग देखो तो ये रिजल्टेंट दिया गया है √10P, ऐसा रिजल्टेंट दिया गया है, बराबर। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये बराबर क्वेश्चन है। तो इसमें कैसा, सभी P के फॉर्म में ही दिया है, इसका मतलब एक ही इक्वेशन बन रहा है आराम से। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना चाहते हो तुम लोग, ट्राई करो, स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, चलो करूं। अगर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, अगर मैंने इसको बोला F1 फोर्स और अगर मैंने इसको बोला F2 फोर्स, तो दो फोर्स का अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट क्या आता है? R इक्वल टू दो फोर्सेस का, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, तो फॉर्मूला एक ही है भाई साहब, बोलो। F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 एंड कॉस ऑफ थीटा, बराबर है ना? तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, हर एक की वैल्यू रखें, रिजल्टेंट। तो स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करके वैल्यू रखता हूं। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो हमारे पास कैसा होगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, और यहाँ पे R स्क्वायर। मैंने पूरे इक्वेशन का स्क्वायर किया, ठीक है ना? अब अच्छा, तो अब हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है? √10P। क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि P और Q अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट क्या है। हालांकि हम लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन टिपिकल क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, इसलिए एमसीक्यू टीचर के साथ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू, F1 की वैल्यू लिखें। F1 की वैल्यू हमारे पास है 2P का स्क्वायर। चलो आ जाओ, F2 की वैल्यू √2P का स्क्वायर प्लस 2
F1 की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी इंटू 2p इंटू √2p इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये आएगा 10p², संभाल के 2p² ना 4p² प्लस 2p² प्लस 2 to 4 √2p² कॉस थीटा। अब आ गया p² कैंसिल, 10 4 और 2 6 4, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेशन कर लेना 1/√2। हाँ आती है, चेक करो, 1/√2। थीटा का वैल्यू कितना आता है 45 डिग्रीज। तो ये दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्रीज। तो 45 डिग्रीज तुम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 45 डिग्रीज, उसको मार्क करके तुम लोग आगे जा सकते। ठीक, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लॉजिकल, निहायत ही लॉजिकल क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन जो नेक्स्ट दिख रहा है यहां पे अब आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा नेक्स्ट, है ना। तो यहां पे क्या बोला है, 11 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली, ईच फोर्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द नेक्स्ट वन। अब देखो यहां पे कितने फोर्सेस है, 11 फोर्सेस। लॉजिक है इसको सॉल्व करने के लिए, तो क्या इसका मतलब क्या मैं 10 बार पैरेललोग्राम लॉ यूज करूंगा क्या? 11 फोर्सेस दिए गए हैं, 11 फोर्सेस, तो इसका मतलब क्या दो ही फोर्स का रिजल्टेंट है ना ये, तो दो का पेयर करते करते सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो पॉसिबल है क्या उतनी बार सॉल्व करेंगे क्या? नहीं, तो लॉजिक लगाएंगे। क्या बोला गया है, तो पहला फोर्स है भाई साहब, इसके साथ ये दूसरा कितना एंगल करता है 30, है कि नहीं। इसके साथ ये तीसरा एंगल कितना करता है 30, है ना। इसके साथ ये चौथा एंगल कितना करता है 30, है ना। और ऐसा 30 एंगल करते हुए घूम रहे हैं। 11 लोग हैं, 11 वेक्टर्स हैं, 11 फोर्सेस हैं, हर एक जन नेक्स्ट के साथ कितना एंगल करता है 30 डिग्रीज। तो देखो हमें पता है क्लोज्ड पॉलीगॉन अगर कंप्लीट हुआ, देखो यहां पे अगर इधर ट्रायंगल है, पहले ने किया 120, यहां पे किया 120 और फिर से यहां पे किया 120, तो 120 प्लस 120 प्लस 120 360 एंगल हुआ। इसका मतलब घूम फिर के हम लोग यहीं पे आए, एक सर्कल कंप्लीट हुआ ना, और घूम फिर के हम लोग वहीं पे आए, इसका मतलब हमारा रिजल्टेंट 0 आया है। समझा नहीं? तो 30 ऐसा घूमते 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 वो आ रहा है। हमें कितना कंप्लीट करना है 360, तो उसी जगह पे आने के लिए तो 360 कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब यहां पे 360 डिवाइडेड बाय 30 अगर कैंसिल करें तो हमारे पास 12, तो 12 फोर्सेस लगेंगे घूम फिर के वहीं पे आने के लिए। इसका मतलब वो डायग्राम कैसी बनेगी, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसा घूम फिर के आना पड़ेगा। तो ये 1 नंबर 2 नंबर ऐसा घूमते घूमते ये 12 नंबर, तो 12 नंबर में सर्कल कंप्लीट हुआ तो 360 एंगल कंप्लीट हुआ। लेकिन हमें ऐसा नहीं बोला, ये तो लॉजिक है। हमें क्या बोला है कि 12 नहीं फोर्सेस है बेटा, 11 ही फोर्सेस है। कितने फोर्सेस है, 11 ही फोर्सेस है। तो 11 फोर्सेस को 0 बनाने के लिए, अगर 12 होते तो कितना होता, 12 होते तो 0 होता ना, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसा हर एक जन 30 से रोटेट होता। 12 फोर्सेस होते तो 360 एंगल होता, हम लोग घूम फिर के वहीं पे आते। लेकिन 11 ही है, तो 11 फोर्सेस में अगर और एक डाल दूं तो 0 बन जाएगा। 11 फोर्सेस में और एक अगर डाल दूं तो 0 बन जाएगा ना। तो और एक वो नहीं है, तो कितना नहीं है तुम लोग समझ नहीं रहे। देखो यहां पे ध्यान दो, अगर 12 फोर्सेस होते तो 0 बनता, 12 फोर्सेस होते तो कितना बनता 0।
तो 11 फोर्सेस है, मतलब एक कम है। समझा नहीं? देखो, अपने 11 फोर्सेस का रिजल्टेंट प्लस 1 कितना बनाता? 0। अरे समझा नहीं रे बाबा, 12 फोर्सेस है ना, 12 फोर्सेस घुमा फिरा के वेक्टर एडिशन अगर हम लोग करते हैं तो कितना बनता? 0 बनता ना। 12 फोर्सेस का कितना बनता? 0। लेकिन उसमें से ये एक है नहीं, तो इसका मतलब 11 फोर्सेस का वैल्यू -f बराबर है। 11 फोर्सेस में अगर और एक f डाल दिया जाए तो 0 बनेगा। 12 फोर्सेस दो सब कुछ मिला के 0 बनाएंगे ना, 12 फोर्सेस सब कुछ मिला के 0 बनाएंगे। इसका मतलब 11 में और एक अगर मिलाया तो 0 होगा, तो 11 का वैल्यू कितना होगा? -f होगा। बराबर है क्या? तो इसका मतलब 11 का वैल्यू -f होगा, तो ये 11 मिला के कितना बनाएंगे? मैग्नीट्यूड में बनाएंगे 5 न्यूटन। खत्म, कोई पैरेललोग्राम यूज करने की जरूरत नहीं। अगर 12 होते तो 0 बनता, 11 है तो वो 12 वो जो 5 है वो 5 कम है ना, तो इसका मतलब ये 11 ने अगर +5 बनाया होता तो वो 12वां -5 बना के 0 कर देता, लेकिन 11 ही है तो यहां पे इनका बनेगा 5 ही, तो रिजल्टेंट 5 आएगा। प्लीज इसके बारे में सोचो, और अगर डाउट है तो मुझे जरूर व्हाट्सएप करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए कुछ टाइम नहीं लगता, लेकिन कंसेप्चुअली बढ़िया क्वेश्चन, इसके बारे में सोचना जरूर। ठीक, let us go for the next question. Which of the following sets of forces acting simultaneously on a particle keep it in equilibrium? बढ़िया, चलो आ जाओ। 12 नंबर, क्या तगड़ा क्वेश्चन है भगवान। 12 नंबर है तो क्वेश्चन को देख लेना प्रॉपरली। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है मुझे पता नहीं, लेकिन प्रॉपरली देख लेना, 7-8 रहेगा कुछ। ठीक है, देख लेना। तो हमें 4 सेट दिए गए हैं, है ना। तो पहला सेट मैं लिखता हूं, फर्स्ट 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। दूसरा सेट भी मैं लिख लेता हूं, यहीं पे लिख लेता हूं, वो 4 न्यूटन, 7 न्यूटन, 12 न्यूटन। तीसरा भी लिख लेता हूं, यहां पे बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। 2 न्यूटन, 6 न्यूटन, 5 न्यूटन। और ये लास्ट वाला भी मैं लिख लेता हूं अभी, 5 न्यूटन, 8 न्यूटन, 1 न्यूटन। एकदम तोड़ूराम कार्यक्रम, एकदम खतरनाक कार्यक्रम। तो इस प्रॉब्लम का स्वागत करना चाहिए हमें। आइए सबसे पहले इक्विलिब्रियम को समझिए। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इसका मतलब पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0, है ना। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा? सर यहां पे अगर 5 न्यूटन है और यहां पे 5 न्यूटन है, तो 5-5 कैंसिल हुआ, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहा, 0 रहा। कैसा रहा? इक्विलिब्रियम में रहा और 0 रहा। लेकिन इसी केस में इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? मतलब बताता हूं, यहां पे देखो, इधर है 5, और अगर मैंने ऐसा करवाया, इधर मैंने लिया 3 और इधर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मैंने लिया 4। अब काय का 0 आएगा? 0 आएगा बेटा। देख, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट अगर इसके अपोजिट बन रहा है ना, 3 और 4 अगर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस की वजह से इसका तो 5 ही न्यूटन बनेगा, हाँ कि ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर इस 5 न्यूटन के अपोजिट बन रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 5 को बैलेंस कर रहा है। समझा? पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए फोर्स, नेट फोर्स की वैल्यू, इसको बोलते हैं नेट फोर्स की वैल्यू 0 चाहिए। इसका मतलब फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए।
इसका मतलब उनकी वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए क्या नहीं? अरे ये 3 4 5 इसमें किसी की भी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है ना, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट इसको बैलेंस करता है क्या? हां करता है, तभी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ सकता है। समझा नहीं? तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब आएगा? पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब आएगा बोलो? जब सभी फोर्सेस बैलेंस करेंगे, मतलब कोई भी दो फोर्सेस तीसरे को बैलेंस करने चाहिए। कोई भी दो फोर्सेस तीसरे फोर्स को बैलेंस करने चाहिए। समझा? तो चलो आ जाओ अब और एक लॉजिक, और एक बढ़िया सा लॉजिक। और क्या लॉजिक है सर? देखो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? स्क्वायर रूट ऑफ क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दिमाग के ऊपर से जा रहा है, देख ध्यान नहीं दे रहा। पी टू पी क्यू कॉस थीटा। समझा? हा एक फॉर्म्युला आहे ना आपल्याकडे। आता या फॉर्म्युल्यापासून मॅक्झिमम किती बनू शकतो? सर यांच्यापासून मॅक्झिमम सेम डायरेक्शन मध्ये पी प्लस क्यू बनू शकतो। मिनिमम किती बनू शकतो? सर यांच्यापासून मिनिमम बनू शकतो पी मायनस क्यू बनू शकतो, जर पी मोठा असेल तर। म्हणजे याचा अर्थ काय? समजा माझ्याकडे दोन फोर्सेस आहेत। कोणकोणते दोन फोर्सेस आहेत? 5 न्यूटन आणि 8 न्यूटन, हे दोन फोर्सेस आहेत माझ्याकडे। मग हे दोन फोर्सेस मॅक्झिमम कितीचा बनवू शकतील? हे दोघं मिळून मॅक्झिमम कितीचा बनवू शकतील? तुम्हाला लक्षात आलं का मित्रांनो? नुसता पॅरलोग्राम लॉ शिकवायचा आणि त्याचा एमसीक्यू घ्यायचा, किती मोठा फरक आहे दोघात? कितना बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ पैरेललोग्राम का लॉ बताने से, फॉर्मूला बताने से सॉल्व होगा क्या ये क्वेश्चन? उसका कंसेप्ट डेप्थ में चाहिए। अभी अच्छे से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलो 5 और 8 दोनों मिला के मैक्सिमम कितना बनाएंगे? ज्यादा से ज्यादा कितना बनाएंगे? सर ज्यादा से ज्यादा दोनों का एडिशन, इसका मतलब 5 प्लस 8 13 बनाएंगे, 13 न्यूटन, है ना? देखो 8 या 10 ही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हेवी लग रहा है लेक्चर, है कि नहीं? क्या उतने में ही बायो के और केमिस्ट्री के 20-20 25-25 एमसीक्यू सॉल्व होते थे यार? हाँ, तो स्टार्टिंग में फिजिक्स के एमसीक्यूज टाइम लेंगे, कंसेप्ट की डिमांड करेंगे, वो एमसीक्यू चेक करेंगे कि तुम्हारा कंसेप्ट कितना डेप्थ में हुआ है, जितना अच्छे से कवर अप हुआ है। चलो ध्यान दो यहां पे, चलो आ जाओ। तो मैक्सिमम 5 और 8 मिला के मैक्सिमम कितना? P प्लस क्यू, मतलब 13 न्यूटन मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे। मिनिमम कितना? सर इनका अगर आपको मिनिमम चाहिए तो आप मिनिमम यहां पे देख सकते हो, इधर मिनिमम आ जाएगा इनका सर। तो इनका मिनिमम आ जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। इसका मतलब 5 और 8 13 से लेके, 13 न्यूटन से लेके 3 न्यूटन तक बीच में कुछ भी बना सकते हैं। 13 को पकड़ के और 3 को भी पकड़ के, मतलब 5 और 8 दोनों मिलके 13 बना सकते क्या? हां। 5 और 8 मिलके 10 बना सकते क्या? हां। 5 और 8 मिलके 8 बना सकते क्या? हां। 5 और 8 मिलके 3 बना सकते क्या? हां। जब तक हम लोग इन दोनों के बीच में हैं या इनके इक्वल हैं, इसका मतलब हमारे पास आने वाला रिजल्टेंट जो है वो इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा P माइनस क्यू, इसके जितना या इससे बड़ा, और इससे कम या इसके इक्वल P प्लस क्यू। रिजल्टेंट इतना ही बन सकता है, इन दोनों वैल्यूज से कम भी नहीं बन सकता और इन दोनों वैल्यूज से ज्यादा भी नहीं बन सकता। इतना या इन दोनों के बीच में बन सकता है। तो अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा, देखो 5 और 8, 5 न्यूटन एंड 8 न्यूटन दोनों मिला के 40 न्यूटन को बैलेंस कर सकते हैं क्या? तो तुम लोग बोलोगे हां, नहीं, क्योंकि 5 और 8 दोनों मिल के मिला के 13 बना सकता है। 13 के आगे तो जा नहीं सकता, तो 40 को कहां से बैलेंस करेगा? तो बैलेंस कर नहीं सकता, और बैलेंस नहीं होगा तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा।
क्योंकि इक्विलिब्रियम में आने के लिए बैलेंस होना जरूरी है। दो फोर्सेस ने मिलके इसको बैलेंस करना जरूरी है। जब वो बैलेंस कराएंगे तभी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। अब सोचो 5 और 8 ये दोनों मिला के 1 न्यूटन को बैलेंस कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 5 और 8 कम से कम कितना बनाएंगे? 1 न्यूटन बनाएंगे क्या? नहीं सर, कम से कम 3 न्यूटन ही बनाएंगे, 1 न्यूटन नहीं बना सकते। समझा नहीं? 1 न्यूटन तक तो कभी जाएगी नहीं, इसका मतलब इनकी वैल्यू कम से कम 3 जाएगी, तो 1 न्यूटन पे भारी पड़ेगी, तो बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस नहीं होगा तो ये 3 जन मिलके पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते, तो ये आंसर नहीं है। आईआईटी में आया था एक बार क्वेश्चन, ये जेईई मेन में भी आया था क्वेश्चन, मतलब पुराना आईआईटी, एम्स में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, मेडिकल वालों और इंजीनियरिंग वालों दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलो इसको देखेंगे। 2 6 5 सर, 2 6 तो यहां पे मैक्सिमम मिनिमम 2 और 6, ये मैक्सिमम कितना बना सकते? 8। मिनिमम कितना बना सकते? 4। तो 8 से 4 के बीच में कुछ भी बना सकते हैं, जो चाहिए वो बना सकते हैं। तो ये 5 बना सकते हैं क्या? हाँ, 8 और 4 के बीच में, इन दोनों P माइनस Q और P प्लस Q के बीच में, तो 8 और 4 के बीच में कुछ भी बना सकते हैं, और कुछ भी बना सकते हैं इसका मतलब ये 5 को बैलेंस कर सकते हैं, 5 को बैलेंस कर सकते हैं, इसका मतलब ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो 2 और 6 ये मैक्सिमम बना सकते 8, मिनिमम बना सकते 4, तो 5 तो बना ही सकते, तो ये 5 वैल्यू बनी हुई इनको बैलेंस कर सकती है। क्लियर? इसलिए पार्टिकल यहां पे इक्विलिब्रियम में रह सकता है। इधर चेक करें, 4 और 7 यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम। 4 और 7 मैक्सिमम बनाएंगे 11, मिनिमम बनाएंगे बोलो 3, है ना? तो मैक्सिमम बना के बनाएंगे 11, तो 12 को बैलेंस हो सकता है क्या? नहीं। 4 और 7 ने मैक्सिमम बनाया 11, मिनिमम बनाया 3, तो 12 को बैलेंस हुआ क्या? नहीं, 12 को बैलेंस नहीं हुआ। इसका मतलब ये दोनों मिलके इसको बैलेंस नहीं कर सकते, तो नहीं बना सकते। ऐसा मत सोचना कि इन यहां पे वैल्यू सेम आनी चाहिए, इसके बीच में वैल्यू आनी चाहिए। मतलब यहां पे 8 या 4 में से कोई वैल्यू नहीं, इनके बीच की वैल्यू कोई भी है तो वो बना सकते हैं। मैंने क्या बोला? यहां पे 13 से लेके 3 के बीच में कुछ भी बना सकता है। 11 बना सकता है, 12 बना सकता है, 12.2 बना सकता है, 10.5 बना सकता है, 4.8 बना सकता है, लेकिन 1.2 नहीं बना सकता क्योंकि 3 से कम हुआ। तो 13 से लेके 3 के बीच में कोई भी वैल्यू, यहां पे मैक्सिमम 8, मिनिमम 4, इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू बना सकता है, मतलब बैलेंस हो सकता है। तो 5 हो सकता है बैलेंस। इधर ऊपर देखो, यहां पे और इधर मैक्सिमम 8, मिनिमम 2, 10 को बैलेंस हो सकता है क्या? नहीं, तो यहां पे भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इसका मतलब 3 ही अपना करेक्ट आंसर है। आई नो कि ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन बार बार जाके रिवाइज करें, और 3 से 4 टाइप के एमसीक्यूज मेरे अभी बाकी हैं जो इतना ही डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग लगेगी उनको सॉल्व करने के लिए। मैं एक्चुअली कल ना आगे का ही लेक्चर लेने वाला था, लेकिन मैं थोड़ी देर रुका और मैंने ये सोचा अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारा फिजिक्स तो डेवलप होने का चांस ही नहीं है। सिर्फ थ्योरी पता होने से कुछ नहीं मार्क मिलने वाले। जब तक तुम लोग एमसीक्यू ऐसे सॉल्व नहीं करोगे तो मार्क तुमको मिलेंगे नहीं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक नहीं होंगे। एमसीक्यूज तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक करता है, इसलिए फिजिक्स में एमसीक्यू सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे बायो में थ्योरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे फिजिक्स में कंसेप्ट और कंसेप्ट का एप्लीकेशन एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे क्लास में बहुत डिटेल में होता है। इस टाइप
के हर एक क्वेश्चंस मैंने जो तुमको असाइनमेंट दिए ना, उन सब में तुम्हें देखने को मिलेंगे। क्लियर? आई होप कि तुम लोग को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, हम लोग आगे के प्रॉब्लम प्रैक्टिस में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोग ये नया शेड्यूल भी हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस कवर अप करके फिजिक्स नहीं होगा, उसके साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी हमें करने की जरूरत है। सिर्फ थ्योरी लेते जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, पीछे का कुछ याद नहीं रहेगा तो कुछ मतलब नहीं है। तो प्रॉब्लम साथ में करें। क्लियर? चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।